पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जीके जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर दोस्तों उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें चुनिंदा प्रश्नों को ही लेकर आपके सामने, चुनिंदा टॉपिकों को लेकर ही आपके सामने उपस्थित होता हूं, ताकि आपका समय जाया ना हो। बेकार की चीजों में, फालतू के जो कंटेंट्स हैं उनको हटाकर जो चुनिंदा हैं, जो सिलेक्टिव मैटर्स हैं, आपके बेहतरीन टॉपिक्स हैं, उन्हीं को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं दोस्तों। तो जिसके लिए आप लोग इंतजार करते हैं, जो आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, वही टॉपिक आपके सामने होते हैं दोस्तों। तो कुछ लाइनों के साथ चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं दोस्तों। रुकावटें आती हैं, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल वही पाता है जो हार नहीं मानता। फिर भी मंजिल वही पाता है जो कभी हार नहीं मानता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक्स के बेहतरीन प्रश्नों पर। दोस्तों, मैंने पहले टॉपिक रखा है, टॉपिक के बाद उसी पर आधारित प्रश्न रखे हैं। सबसे पहले मैंने यूपी की जनजातियां रखा है। आज हमने टॉपिक में क्या रखा है? यूपी की जनजातियां रखा है। फिर हमने सामान्य विज्ञान की टॉपिक रखी है। क्या रखी है दोस्तों? सामान्य विज्ञान की टॉपिक रखी है। अब सामान्य विज्ञान की टॉपिक के बाद दोस्तों, सामान्य विज्ञान की टॉपिक के बाद जो अंत तक रहेगा, जो क्लास में अंत तक बना रहेगा, वही दोस्तों छेना बर्फी पेड़ा खाएगा, बेहतरीन चीजें वही पाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने लास्ट में जो कंटेंट रखा है वह बहुत ही बेहतरीन रखा है। वहीं से प्रश्न जो आपके करंट अफेयर के हैं वहीं से आएंगे। तो यदि आप बीच में से भाग जा रहे हैं तो आपका नुकसान है दोस्तों। तब आधा ही लड्डू आपको मिलेगा, आधी ही छेना बर्फी आपको मिलेगी। पूरा खाना है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, यूपी की जनजातियां। दोस्तों, जनजातियों से प्रश्न आपके पेपर में आता है, तो हमने जनजातियां आपके लिए रख लिया है। क्या किया है दोस्तों? यूपी की जनजातियां, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है दोस्तों? देखिए, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, मतलब सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? सीतापुर। सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला कौन है? सीतापुर। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला, सर्वाधिक जनजातियों वाला, जहां पर सर्वाधिक जनजातियों के प्रकार पाए जाते हैं, वह जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह जिला है सोनभद्र। यहाँ पे सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पे जनजातियों की संख्या पाई जाती है सबसे ज्यादा। कहां पर? सीतापुर में। ऐसे याद कीजिए कि सीता जी के पास सबसे ज्यादा दीन दुखी गरीब जनजातियों की संख्या है। सीता जी के पास जाते हैं, कौन जाते हैं? जो सबसे दीन दुखी गरीब जनजातियों वाली संख्या है, वो सबसे ज्यादा किसके पास जाती है? सीता जी के पास, यानी कि सीतापुर में। और सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? सोनभद्र में, ठीक है। अब जानते हैं इसकी भी, तो अगर आप ट्रिक बनाना चाहें तो हर लाइन पे ट्रिक है दोस्तों। जो जनजातियां वह गरीब हैं, कहाँ जाएंगी? जहां पे सोना होगा, जहां पे अधिक सोना मिलेगा वहां पर जाएंगी। सोना मतलब सोनभद्र। जनजातियां कहां, किसकी तरफ भागेंगी? सोने की तरफ भागेंगी। तो सोना कहां पर है? ज्यादा जनजातियां सोनभद्र में। ज्यादा जनजातियां, ज्यादा गरीब जनसंख्या, जनजातियां क्या होती हैं? ज्यादा गरीब होती हैं, ज्यादा निचले तबके की होती हैं ना, तो वो कहां जा रही हैं? सीता जी के पास पूजा करने जा रही हैं। देखिए, ऐसे मिलाते रहिए तो ऐसे मिलते रहेंगे आपको। न्यूनतम जनजातियों वाला जिला, न्यूनतम जनजातियों वाला जिला दोस्तों, जहां पे बागी लोग रहेंगे वहां पे जनजातियां निवास कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसीलिए बागपत में सबसे कम जनजातियों वाली संख्या है, जनजातियों वाला जिला है सबसे कम, यानी कि न्यूनतम जनजातियों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बागपत। बागी है इसलिए जनजातियां कम हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों?
उसके बाद आपकी टॉपिक है कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं। तो दोस्तों अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं? अगर ट्रिक में लेना चाहें, इसको ट्रिक के द्वारा याद करना चाहें, तब अयोध्या में आपके श्री राम जी बसते हैं ना, तो उन्होंने जनजातियों को क्या किया है? ऊपर उठा दिया है। जनजातियां वहां पर हैं ही नहीं, इसलिए उनका उद्धार कर दिया है। किसने? अयोध्या में रामचंद्र जी ने जनजातियों का उद्धार कर दिया है, इसलिए जनजातियां अयोध्या और जालौन में पाई ही नहीं जाती हैं। यही टॉपिक है ना आगे। ऐसा जिला देख लीजिए जहां जनजातियां पाई। अच्छा ये देखिए क्या कर दिए हैं भैया, ये देखिए यहाँ का यहाँ कर दिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जालौन, ये जो टॉपिक है ये यहाँ रहेगा। हमने तो देखा था ठीक था, लग रहा है बाद में जब सही कर रहे थे वहां पर उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, चलिए हम सही कर दे रहे हैं। हम किस लिए हैं? आप जहां पुकारेंगे हम वहां आएंगे। अयोध्या और कौन सा जिला है दोस्तों? तो जालौन। दोस्तों आप लोग शेयर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। पहले तो बहुत बढ़िया से कर रहे थे, बहुत बढ़िया आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। जितना आपका पेपर नजदीक आ रहा है उतने आप प्रेशर में चले जा रहे हैं, उतने आप दबाव में जा रहे हैं, उतने आप पर टेंशन बना हुआ है। तो टेंशन बना हुआ है दोस्तों, तो लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, उसके बाद पढ़ा कीजिए। देखिए और बढ़िया याद होगा, जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा कि हाँ हमारे पास ऐसा कंटेंट आ गया है। ठीक है, चलिए ये देखिए अयोध्या और जालौन में जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कुछ जनजातियां हैं और जनजातियां जहां पर पाई जाती हैं वो जिले हैं, देख लीजिए। गोंडा जनजाति, धुरिया जनजाति, नायक जनजाति, गोंडा जनजाति, धुरिया जनजाति, नायक जनजाति, ओझा, पयारी और राजगोंड। और क्या है? राजगोंड। ये वाली जनजातियां कहां कहां पाई जाती हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती हैं? तो देख लीजिए महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोस्तों गोंडा, धुरिया, नायक, ओझा, पयारी और राजगौंड, ये जो जनजातियां हैं दोस्तों, ये महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, चंदौली और सोनभद्र में पाई जाती हैं। मतलब यहाँ मिक्स रूप से पाई जाती हैं, सभी जगहों पर ये क्या है? फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। खरवार या खैरवार जनजाति, खरवार या खैरवार जनजाति कहां पर पाई जाती है दोस्तों? देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है थोड़ा सा। जब पहली बार हमने पीडीएफ देखा तो वहां पर सही था, नहीं तो हम फिर से सही करवा दिए होते। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए शहरिया जो जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है? शहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो शहरिया जनजाति आपकी पाई जाती है ललितपुर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ललितपुर में पाई जाती है। शहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहरिया, वैगा, अगरिया, पांगा, पनगा, भुइयां, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? सोनभद्र में। ये इकलौती सोनभद्र में पाई जाती हैं। शहरिया इकलौती ललितपुर में पाई जाती है। तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। ये जो ढेर सारे हैं ना, गोंडा, धुरिया, नागा, ओझा, पयारी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ढेर सारे जिले हैं, इसमें कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन ये जो अकेले हैं ना, अब पहरिया, वैगा, अगरिया, पांगा, पनगा, भुइयां, सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए और उसके बाद देखिए चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में, यानी कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां आ गई।
अभी अभी मैंने बताया था ना, सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। देखिए हर जगह पर हर जनजाति सोनभद्र में पाई जा रही है, केवल सहरिया को छोड़कर। सहरिया को छोड़ दिया जाए तो सारी जनजातियां आपके सोनभद्र में पाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो उसके बाद दोस्तों थारू जनजाति, कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अब सीधे सीधे ऐसे बताइए, वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में या शोक पर्व के रूप में मनाती है, वह कौन सी जनजाति है? तो दोस्तों थारू जनजाति। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। देखिए ये है ना, दीपावली को थारू, ये देखिए थारू, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति के विकास के लिए, थारू जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। थारू जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी में क्या किया गया था दोस्तों? महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए थारू विकास परियोजना किस तिथि को किया गया था? किस तिथि को शुभारंभ किया गया था इसका? तो 2 अक्टूबर 1980 को यह परियोजना लाई गई थी। कौन सी परियोजना? थारू विकास परियोजना। थारू जनजाति विकास परियोजना कब लाई गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1980 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अब ये पूछा जाए कि थारू जनजाति कैसी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो थारू जनजाति तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तराई के क्षेत्रों में। अभी कल हमने बताया था कि तराई के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो तराई के क्षेत्रों में दोस्तों दलदली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाती है तराई के क्षेत्रों में, जहां हमेशा लगभग पानी से डूबा रहता है। ठीक, थारू जनजाति तराई के क्षेत्र में पाई जाती है, हो गया। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो बताइए, बुक्सा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? चलिए जल्दी बताइए। इसके बाद प्रश्न शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद जनजातियों के पर आधारित प्रश्न शुरू हो जाएंगे। जितना हमने पढ़ाया है उस पर फिर प्रश्न कर लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर एक जिला है जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वही बिजनौर है जहां पर बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और बुक्सा जनजाति जो है दोस्तों, यह पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित होती है। बुक्सा जनजाति पूर्ण रूप से किस पर आधारित होती है दोस्तों? आश्रित होती है। तो आपकी बुक्सा जनजाति पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित होती है। ठीक है, चलिए ये देखिए। अच्छा, परियोजना भी है बुक्सा विकास परियोजना। तो बुक्सा विकास परियोजना दोस्तों कब शुरू हुआ था? 1983-84 में बुक्सा विकास परियोजना बनाई गई थी, प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? देखिए, बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 1984 में प्रारंभ की गई थी। और मैंने यही बताया, यह देखिए, यह जनजाति यानी कि बुक्सा जनजाति पूर्णतः कृषि पर आश्रित होती है। किस पर आश्रित होती है दोस्तों? कृषि पर आश्रित होती है। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है दोस्तों? गोंड। गोंड जो जनजातियां हैं दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है।
सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का? तो गोंड है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इतना देखिए, जनजातियां जो थी, जनजातियों से आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अगर जनजातियों से प्रश्न आया तो क्या आएगा? बुक्सा जनजाति परियोजना 1883 से 84, और थारू जनजाति विकास परियोजना तो वह हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1980। लखीमपुर खीरी में थारू जनजातियों के विकास के लिए महाविद्यालय खोला गया था। सीतापुर में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, और सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। बागपत में न्यूनतम जनजातियां पाई जाती हैं, और अयोध्या और जालौन में जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं। ठीक है, थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। हम लोग दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब थारू जनजाति की बात आ जाए तो वह कैसे मनाती है दोस्तों? शोक पर्व के रूप में मनाती है दीपावली को। ठीक है, चलिए यहां तक का अगर आपका क्लियर हो गया हो दोस्तों तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है ये देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वह कौन सा है दोस्तों? अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी बताइए। सीतापुर है या फिर देखिए सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है मैंने पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नहीं पूछा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला सीतापुर हो जाता, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला तो सोनभद्र। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम वाला न्यूनतम वाला बागपत, न्यूनतम वाला बागपत। जनसंख्या वाला जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा सीतापुर में है, और सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सोनभद्र में पाई जाती हैं। और सबसे ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं? तो यहाँ नहीं पाई जाती, कहाँ? अयोध्या, और यही जालौन भी लिख लीजिए, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, अगला प्रश्न क्या है? तो ये देखिए, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है दोस्तों? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह है। थारू जनजाति क्या है? दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये थारू जनजाति है। 2 अक्टूबर 1980 को यह थारू जनजाति विकास परियोजना लाई गई थी। ठीक है, और लखीमपुर खीरी में, कहां पर? तो लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ी क्या बोलते हैं महाविद्यालय खोला गया। किसके विकास के लिए? थारू जनजातियों के विकास के लिए। बुक्सा जनजाति परियोजना। बुक्सा जनजाति परियोजना कब शुरू हुई दोस्तों? 1883 से 84 में बुक्सा विकास परियोजना शुरू की गई थी। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सहरिया जनजाति आपके ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर गोंड हो गया। कौन हो गया? गोंड जनजाति हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी चलते हैं। न्यूनतम जनजाति वाला जिला अभी अभी बताया, कौन होता है? बागपत। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। ये देखिए, अयोध्या को अयोध्या लिख दिए हैं, क्या बात है। आगे चलें दोस्तों, तो इसका हो गया। ऐसे कौन से जिले हैं? ऐसे कौन से लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे कौन से जिले हैं? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं? तो कौन से जिले हैं दोस्तों? क्या जालौन है? क्या अयोध्या है? क्या दोनों हैं? क्या इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से दोनों है दोस्तों, ए और बी दोनों है। दोनों में नहीं जनजातियां पाई जाती है। कहां कहां पर? अयोध्या और जालौन में। अभी अभी बताया मैंने, अयोध्या में श्री राम जी ने जनजातियों का उद्धार कर दिया, इसलिए जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं। जालौन में सबको जला दिया गया, इसीलिए जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। अन्यथा मत लीजिएगा, बस मजाक और ट्रिक के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बस आपको याद हो जाए, किसी भी तरीके से याद हो जाए कि जनजातियां ऐसे होती हैं। चलिए, तो ट्रिक तो दोस्तों खड़े खड़े बना दिया जाए, लेकिन क्या किया जाए, सारी चीजें ट्रिक से मत याद किया कीजिए। थारू जनजाति विकास परियोजना कब लाई गई थी? थारू विकास जनजाति परियोजना कब लाई गई थी दोस्तों? तो ये देखिए 2 अक्टूबर 1980 को लाई गई थी थारू विकास परियोजना।
24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। चलिए छोड़ दीजिए, ये देखिए सब पे है कुछ ना कुछ बातें, लेकिन जाने दीजिए, बाद में बताया जाएगा इनको। ठीक है, चलिए आगे चले दोस्तों। 3 ही ऑप्शन रह गया, 3 ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ही गायब कर दिया गया। चलिए हो गया। इनमें से कोई नहीं बुक्सा जनजाति परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो बुक्सा जनजाति परियोजना में लाई जाती है? ये देखिए, कोई नहीं, इनमें से कौन बुक्सा जनजाति परियोजना, निम्नलिखित में से कौन सा यह ऑप्शन है जो बुक्सा जनजाति परियोजना को दर्शाता है? बुक्सा जनजाति परियोजना क्या 83-84 है, क्या 1950-51 है, क्या 1890-91 है, क्या 72-73 है? ये दोस्तों सारे की सारी जो तिथियां लिखी हुई है ना, ये याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ये कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं, तो जल्दी के चक्कर में उसका ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1883 और 84 में बुक्सा जनजाति परियोजना लाई गई थी, प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलें। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा आज हम सामान्य विज्ञान समाप्त करने के मूड में हैं। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जो आपकी है उसे समाप्त करने के मूड में। एक तो हेलमेट लगा लीजिए तो बार पूरा इधर उधर आ जाता है। चलिए आइए, तो आइए दोस्तों चलें। ये देखिए क्या बात है, ऑप्शन गायब कर दिए गए हैं एक। चलिए, वो ऑप्शन तो गायब नहीं किया गया है, वो ऑप्शन आपका है, लेकिन गायब क्यों किया गया है ये पूछ रहे हैं हम। ग्रेन्यूल तंत्रिका मानव, एक और यहाँ पे बना दीजिए। चलिए एक और हम बना दे रहे हैं, ये देख लीजिए, डी ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बना दे रहे हैं दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये था मादा अंडाल। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप बताएंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट, माफ कीजिएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? तो लकड़ी के टुकड़े में, जिसे काष्ठ का टुकड़ा कहते हैं, काष्ठ का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा, जो भी मिल जाए आपको, टुकड़ा। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद ये 1665 में किए थे। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जिन्होंने जीवाणुओं की भी खोज की थी, इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की। किसकी? सजीव कोशिका की खोज की। सजीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है, चलिए कोशिका क्या होती है दोस्तों? कोशिका मानव शरीर की मूलभूत इकाई होती है। मानव शरीर की या जीवों की, मानव शरीर नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे जीवों की क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ले लीजिए, तो जीवों की कोशिका जो होती है ना, ये जीवों की मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत का मतलब सभी जीव कोशिका से ही मिलकर बने हुए हैं, मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, चलिए, तो जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है दोस्तों? यानी कि जो हमारा शरीर है वो किससे निर्मित होता है दोस्तों? तो कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से। अब ये जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, कोशिकाएं जब मिलती हैं तब क्या बनता है? ऊतक बनता है। जब ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? अंग बनते हैं। ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? अंग बनते हैं। जब अंग मिलते हैं तब क्या बनता है दोस्तों? तो अंग तंत्र बनता है। जब अंग तंत्र मिलते हैं तब क्या बनता है दोस्तों? तब जाके हमारा शरीर बनता है दोस्तों। जिस तरह से मकान बनाने के लिए ईंटों को जोड़ना पड़ता है, ढेर सारे ईंटों से को जोड़ने के बाद दीवार बनती है, दीवार जोड़ने के बाद उस पर छत लगता है, छत लगने के बाद तब जाके घर बनता है। उसी तरह से देख लीजिए,
कोशिका है, कोशिकाओं से मिलने के बाद ऊतक बनता है, ऊतक मिलने के बाद अंग बनते हैं, अंग मिलने के बाद अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र मिलने के बाद तब जाके हमारा ये महत्वपूर्ण जो अनमोल शरीर है उसका निर्माण होता है। चलिए, तो ये हो गया, कोशिका की खोज हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए दोस्तों, सबसे मानव शरीर की पूछ रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को अगर पूछे दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों वह मादा अंडाणु होती है। यही वाला ऑप्शन उन्होंने गायब भी कर दिया। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ ले, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, चलिए इसे प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए हो गया, हाँ ये हो गया। अब देखिए, ये जो ग्रेन्यूल कोशिका है ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। सबसे मानव शरीर की बात करें तब प्रश्न ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वह तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल होते हैं। मानव शरीर की अगर ये आपको ग्रेन्यूल कोशिका ना मिले, ग्रेन्यूल कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के ऑप्शन में ना मिले, तब क्या करेंगे आप? तब जाके अगर आरबीसी मिल रहा है, आरबीसी मिल रहा है तब जाके आरबीसी बताएंगे। अगर आरबीसी भी नहीं मिल रहा है तो तीसरे नंबर पे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पे आ जाता है कौन? मानव शुक्राणु। जो मानव का शुक्राणु होता है उसे कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका पे सबसे पहले क्या है दोस्तों? ग्रेन्यूल कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो ग्रेन्यूल कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तो कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका। अब बताइए कि विश्व की यानी कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? कोशिका बताइए क्या होगा दोस्तों? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ना दोस्तों, यही सबसे बड़ी मानव कोशिका, यही सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑस्ट्रिच एग। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात कर दे तब, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, अच्छा कोशिका, ठीक है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात कर दे, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका की जब बात कर दे दोस्तों, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों? तो माइकोप्लाज्मा। यदि माइकोप्लाज्मा ना मिले तब आप कह सकते हैं PPLO, PPLO या माइकोप्लाज्मा। अब न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों PPLO का। तो कोशिका से संबंधित सारे प्रश्न यहीं पर आपके हो गए। अब भैया बताइए कि कोशिका में ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो ये बताइए दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो कोशिका में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? सोसाइटल बैग ऑफ सेल, सोसाइटल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं दोस्तों? कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं दोस्तों? तो कोशिका में, इसे ऊपर किया जाए, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं,
कोशिका में आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं आपके लाइसोसोम को। किसको कहते हैं दोस्तों? तो लाइसोसोम को कहते हैं ये, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स। किसे कहते हैं दोस्तों? तो राइबोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके जनरल साइंस के जितने भी कोशिका से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न एक ही जगह पर मैंने लाकर रख दिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। हो गया दोस्तों। अब आगे चलें। इसका कौन सा आंसर था दोस्तों? तो इसका सबसे बड़ी कोशिका पूछा था ना, तो मादा अंडाणु हो गया। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? मादा अंडाणु मानव शरीर की सबसे छोटी। अच्छा, यहाँ पर उठा के रख दिए। ये देखिए क्या किए हैं भैया, कॉपी पेस्ट करते करते मादा अंडाणु, ये वहां का ऑप्शन था और उसे उठा के यहाँ ला के रख दिए। देख लीजिए। हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यदि पूछे दोस्तों तो कौन होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? तो वह होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ये देखिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि मतलब मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या हो गया दोस्तों? तो अग्न्याशय तो हमारा छोड़ दीजिए। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है ये क्या है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। यह एक ही मिश्रित ग्रंथि है। और यकृत ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछे, अगर यहाँ पे सबसे छोटी पूछा है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों? तो यकृत होती है। लिवर या यकृत होती है। इसी को जिगर या कलेजा कहते हैं ना। यकृत को ही जिगर या कलेजा या लिवर कहते हैं दोस्तों। आपके पास कलेजा है तैयारी कीजिए, कलेजा नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम तो ये जान रहे हैं कि आपके पास जिगर और कलेजा दोनों हैं, इसीलिए आप जी जान से लगे हुए हैं और सफलता में अपना क्या कर रहे हैं? परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि, अच्छा सबसे बड़ी नहीं लिखे, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत या लिवर होती है। अग्न्याशय क्या है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं दोस्तों? एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, घृणा आदि सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है? दोस्तों ये देखिए आ गया। कौन सा प्रश्न आ गया? ये वही प्रश्न है दोस्तों जो कहते हैं ना कि दिल टूट गया है, दिल टूट गया है, खाना पीना नहीं खाया जा रहा है दिल टूटने की वजह से। इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि खाना, भूख, प्यास, नींद लग ही नहीं रही है। किसकी वजह से? उसकी याद में। किसकी याद में? बाबू सोना, धनिया, पुदीना, जादू टोना जो भी हो, उसकी याद में भूख ही नहीं लग रही है दोस्तों। उसकी याद में भूख नहीं लगती है, उसकी याद में ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग, प्रमस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ये जो प्रमस्तिष्क है या अग्र मस्तिष्क है, इसी को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यही उसका भाग है दोस्तों। ये इसका भाग है। डाई एंसीफेलॉन भी दे दे। क्या दे दे? डाई
एनसीफेलॉन, अगर ये भी दे रहा है कहीं, अगर यह भी दे रहा है तो यह भी यही होता है दोस्तों, क्योंकि डाई एनसीफेलॉन जो है ना, यही इसी का भाग होता है हाइपोथैलेमस। तो जादू टोना धनिया पुदीना सोना बाबू ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपका हाइपोथैलेमस अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना निद्रा लगेगी, ना घृणा होगी। तो ये जो सारी चीजें होती हैं आपकी, दर्द, दुख, घृणा, प्यास आदि जो महसूस होते हैं आपके, तो ये सारे के सारे आपके हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं। डिस्टर्ब हो गया, अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब है कि आपको भूख प्यास निद्रा कुछ नहीं लगने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो अनुमस्तिष्क दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है ना दोस्तों, ये आपके शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाने में, शरीर का संतुलन, जैसे आप दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, तो अनुमस्तिष्क ही उसका क्या करता है? श्वसन की जो क्रियाएं हैं, हृदय की जो गतियां हैं, हृदय की जो गति होती है, जो तेज हो जाती, कम हो जाती है, आप उछलते हैं तो फिर सीधे खड़े कैसे हो जाते हैं, चलते हैं तो कैसे बराबर चल लेते हैं, दौड़ते हैं तो कैसे संतुलन बनाते हैं, कूदते हैं तो कैसे संतुलन बनाते हैं। तो ये सबका संतुलन कौन बनाता है? आपका अनुमस्तिष्क बनाता है। ठीक है, और ये देखिए, जो एहसास होता है आपको ठंडा गरम, ठंडा या गरम का जो एहसास होता है, दर्द का जो एहसास होता है, ठंडा गरम दर्द आदि का जो एहसास होता है ना दोस्तों, वो हाइपोथैलेमस करता है। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है, चलिए तो अब ये देखिए, हाइपोथैलेमस से ही लगी होती है कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से ही लगी होती है आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलें। इतना हो गया, समझ में आ गया? मस्तिष्क से इतना ही होता है। और देख लीजिए अच्छा मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों जो मस्तिष्क होता है ना, ये सबसे कोमल भाग होता है। ये क्या होता है? कोमल भाग होता है, जो कपोल द्वारा जो है ना, वो घिरा होता है। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? जरा बता दीजिए, इसका वजन कितना होता है? कितना होता है इसका वजन? जल्दी बताइए। बच्चों में कितना वजन होता है इसका? बच्चों में लगभग 400 ग्राम का वजन होता है। बच्चों में कितना होता है? 400 ग्राम का वजन होता है। लेकिन मानव में कितना, पुरुष में, वयस्क पुरुष में बात की जाए, वयस्क में बात की जाए इसका वजन, तो 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम। बच्चे में, नवजात में बात की जाए, नवजात शिशु में बात की जाए, तो मस्तिष्क का वजन कितना? 370 से 400 ग्राम, 370 से 400 ग्राम। अच्छा, इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए, कैपेसिटी का मतलब इसकी पावर, क्षमता इसकी जितनी होती है, तो वयस्क में कितनी होती है? वयस्क में सीसी में देता है ना, क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी। तो क्यूबिक कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों? जैसे आप लोग बाइक खरीदने जाते हैं ना, कहते हैं कितने सीसी का इंजन है, कितने सीसी का इंजन है, 125 सीसी लेके आते हैं, 150 सीसी लेके आते हैं। बुलेट लेके आए तो 350 सीसी लेके आते हैं। तो ऐसा लेके आते हैं ना। तो अब बताइए हमारे मस्तिष्क का कितना सीसी होता है? पावर कितनी सीसी पावर होती है हमारे मस्तिष्क की? तो दोस्तों ये कितनी होती है? 1200 से 1500 सीसी होती है। कितना होती है? 1200 से 1500 सीसी। यानी कि आपकी पता नहीं कितनी बाइकें आ जाएंगी उसमें, 10-10, 12-12 बाइकों की क्षमता के बराबर ये हमारा जो खोपड़ा है ना, ये होता है। चलिए आगे चलें, और कुछ बताने लायक है इसमें? ये सीसी हो गया, केसीसी भी हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। बस इतने में से, हाँ, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि एवं चतुराई के साथ सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता। तो मस्तिष्क के किस भाग से होती है दोस्तों? तो ये प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। अगर इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहें दोस्तों, तो कभी कभी ये लिख देता है सेरिब्रम। क्या लिख देता है? सेरिब्रम लिख देता है, सेरिब्रम। या इसी को अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। अभी ऊपर बताए हुए हैं कि अग्र मस्तिष्क भी इसी को कहते हैं। तो
बुद्धि चतुराई का केंद्र, सोचने समझने की जो क्षमता होती है दोस्तों, तो ये हमारा जो प्राण मस्तिष्क है ना, प्राण मस्तिष्क मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। सबसे बड़ा भाग यही होता है। 3 भागों में मस्तिष्क बटा होता है, एक प्राण मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। 3 भागों में बटा होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सिर्फ अग्र और पश्च को जोड़ने का कार्य करता है। सबसे बड़ा भाग तो अपना ये अग्र मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, चलिए, तो मस्तिष्क के बारे में जितने भाग थे, जितना पूछा जाने वाला था टॉपिक, सारी टॉपिकें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें अब, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न बहुत जानदार है दोस्तों। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तो आज समाप्त हो जाएगा आपका यहीं पे। अगर आपने यहाँ टॉपिक छोड़ दी है तो आप बहुत ही लापरवाही की बात करेंगे। चलिए, ये देखिए, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति से बात आ गई, तो कोशिका भित्ति से जब बात आ गई दोस्तों, शैवाल को, अब ये देखिए, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और पेक्टिन किसकी होती है दोस्तों? तो शैवालों की कोशिका, शैवालों की कोशिका, शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? तो कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। अब देख लीजिए, जब कोशिका भित्ति की बात, माइकोपेप्टाइड, माइकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकान, ये क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकान, ग्लाइकान, जो पेप्टिडोग्लाइकान है दोस्तों ना, ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकान, ये किसकी होती है दोस्तों? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है। किसकी? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है। और सेल्यूलोज है तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये पादपों की कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब मानव में होती ही नहीं है कोशिका भित्ति, तो मानव में क्यों बताएं? मानव में कौन बताएगा? मानव में होती ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये हो गया ना, ये जब हो गया तो आगे चलते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत मुश्किल से छाट छाट के लाते हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान का। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं से प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी जो यूपीपी जो निकालना चाहेंगे दोस्तों, यूपीपी री एग्जाम जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो दोस्तों के लिए तो ये रामबाण क्लासेस हैं। ये क्लासेस क्या हैं? ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएंगी, क्योंकि इससे ज्यादा वह कहीं से जीएस ला ही नहीं सकता है। इससे ज्यादा टॉपिकों को, जीके के टॉपिकों को ला ही नहीं सकता है। इससे ज्यादा करंट अफेयर ला ही नहीं सकता। कहां से लाएगा? सारी टॉपिकें तो आपके सामने हम रख देते हैं लाके, और चुनिंदा लाते हैं। ये आलतू फालतू जो ऐरा गैरा है उसे नहीं लेके आते हैं, स्पेशल लेके आते हैं। तो स्पेशल क्लासेस हैं। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। टमाटर का लाल रंग होता है। अब बताइए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग, टमाटर के साथ मिर्च का भी लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग, साथ में मिर्च का लाल रंग, मिर्च प्लस टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके लाइकोपीन के कारण। बीटानिन क्या होता है दोस्तों? शलजम का रंग, शलजम नहीं दोस्तों, चुकंदर है। क्या है? चुकंदर, चुकंदर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो बीटानिन के कारण होता है। किसके कारण? चुकंदर का रंग। ठीक, जेंथोसाइनिन, बैगन का जो रंग होता है ना दोस्तों, बैगन का रंग किसके कारण होता है? बैगनी। तो बैगन का बैगनी रंग किसके कारण होता है? वो जेंथोसाइनिन के कारण होता है। बैगन का रंग, बैंगन। ठीक, कैरोटीन, कैरोटीन किसके कारण होता है दोस्तों? गाजर में, गाजर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ये जो रंग है दोस्तों, रंगों को भी याद रखिए, किसके कारण होते हैं, किसके रंग। ठीक है, जेंथोसाइनिन हो गया। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से आया है दोस्तों। ये देखिए, ये नींबू का पीएच मान है, ये दूध का पीएच मान है 6.6। दूध का 6.5 भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद एक अंक इधर उधर हो सकता है, 6, 5 ये हो सकता है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रक्त का पीएच मान, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है दोस्तों? आमाशयी रस है, आमाशयी रस।
आमाशयी रस जो आपके पेट में होता है, जो आपके पेट में होता है आमाशयी रस। आमाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4। नींबू का रस, नींबू के रस जो होता है उसका पीएच मान 2.5 हो गया। दूध का पीएच मान 6.6 या 6.5 हो गया। 7.4 रक्त का मान हो गया, रक्त का पीएच मान, और साथ ही साथ 1.4 हो गया किसका मान? तो आमाशयी रस का मान हो गया। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान बता दीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान और पेय जल का पीएच मान, पेय जल का पीएच मान बता दीजिए। साथ ही साथ टूथपेस्ट का पीएच मान बता दीजिए, टूथपेस्ट का पीएच मान बता दीजिए। और क्या बचा हुआ है? HCl का पीएच मान बता दीजिए। किसका? HCl का पीएच मान बता दीजिए। साथ ही साथ लार का पीएच मान बता दीजिए दोस्तों, लार का पीएच मान बता दीजिए। ऐसे ऐसे साइंस के प्रश्न हैं दोस्तों जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न बाहर कहीं जाते ही नहीं है, इनसे ज्यादा बाहर जाते ही नहीं है। चलिए अम्लीय वर्षा का बता दीजिए, अम्लीय वर्षा का बता दीजिए, अम्लीय वर्षा का भी बता दीजिए। साथ ही साथ इनका नहीं बता पा रहे तो सिरका का भी बता दीजिए। सबका बताइए तो जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, 1 मिनट में 10 सेकंड का। चलिए हम टाइम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन दें, जल्दी 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 बताइए तो। 1 मिनट का हम भी समय ले लें दोस्तों, बोलते बोलते गला थक जाता है। चलिए हो गया। चलिए जल्दी से देख लिया जाए। तो शुद्ध जल का कितना होता है पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता दे रहे हैं। पीएच मान 7 होता है। इसका कितना होता है? पेयजल का 6 होता है। टूथपेस्ट का कितना होता है? 8 होता है। HCl का कितना होता है? 0 होता है। 0 से कहीं कहीं 1 मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं 1 मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 0 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8। अम्लीय वर्षा का 3 से 4 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 3.4 होता है, 3.4 होता है। तो वॉशिंग सोडा का कितना होता है दोस्तों? वॉशिंग सोडा का मतलब जो आपका सर्फ होता है, वॉशिंग सोडा मतलब ये धोने वाला पाउडर, कपड़ा धोने वाला पाउडर का कितना होता है जरा बताइएगा तो। इसका होता है 9। ठीक है, ये देखिए पीएच मान आपके सामने झड़ी लग गई है। ठीक है, पीएच मान की आपके सामने झड़ी लग गई है। अगर यहीं पे हम कहते हैं कि जो ये आपका खाने का सोडा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, खाने वाले सोडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो खाने वाले सोडा का पीएच मान लगभग 8 के बराबर होता है। कितना होता है? लगभग 8 के बराबर होता है। ये देखिए कितने हो गए, जितने हो गए उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, या वीडियो को रोककर लिख लीजिए। कलम कापी तो जरूर लिए रहा कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? दूध का पीएच मान 6.6। चलिए आगे चलें। हाँ ये देखिए, अब हम भी इंसान ही हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमने कल भी करवाया था, आज भी करवा रहे हैं। हम भी इंसान हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। ठीक है, तो जो मानवीय त्रुटियां हैं उनमें यह प्रश्न गलत हो गया था। और गलत क्यों हुआ था उसका भी रीजन है, दोस्तों। ये जो केरल है ना, प्रश्न क्या है पहले ये पढ़ लीजिए। 5 मई 2024 को स्कूल ऑफ व्हील की पहल, किसकी? स्कूल ऑफ व्हील की पहल योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है दोस्तों? तो इसमें आंसर जो है आपका वो मणिपुर है दोस्तों। हमने आपको त्रुटिवश क्या बता दिया था? केरल बता दिया था। तो जो पिछली वीडियो देखे हैं वो चिंतित मत होइएगा, यहाँ आके सुधार कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। केरल दोस्तों सबसे साक्षर राज्य है, सबसे साक्षर राज्य है। और यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था, वन स्कूल वन IAS। तो ये देखिए दोस्तों, इस
इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था इसमें कि यहाँ पर भी चलाया गया था योजना, वहां पर भी चलाई गई है। और ये जो दोस्तों है, ये आपकी थोड़ी सी पुरानी करंट अफेयर है, ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है। स्कूल ऑन व्हील पहल योजना 5 मई 2024 की, यानी कि नई करंट अफेयर है, तो इसको मत भूलिएगा। ये कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर में। और जो थंगका ये सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम में थंगका पेंटिंग फेमस है। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। लद्दाख आपका टेरिटरी राज्य हो गया, यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। चलिए यूनियन टेरिटरी में कितने हैं दोस्तों, कितने राज्यों को स्थान मिला है, केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान मिला है? तो 8 ही हैं। कितने हैं? 8 ही हैं। क्यों 8 ही हैं? क्योंकि लद्दाख तो बन गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू और कश्मीर बन गया है, ये दोनों तो हैं यूनियन टेरिटरी। लेकिन आपका जो दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये अलग अलग थे, इनको जोड़ दिया गया है। जब इनको जोड़ दिया गया है, एक आया एक कम कर दिया गया। इसीलिए फिर से अगर कोई पूछे कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो अब भी बताइएगा कि आप 8 है। क्यों 8 है? ये जो दमन दीव और प्लस दादर नागर हवेली, ये जो दोनों थे ना, दोनों को एक कर दिया गया है। दोनों को क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। एक तो लद्दाख है ही, एक J&K हो गया, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक चंडीगढ़ हो जाएगा, एक पुदुचेरी हो जाएगा, एक दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर देंगे, 8 के नाम लिख लेंगे। चलिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बस इतना जानिए कि 8 थे। 8 में से किसको जोड़ा है वो जान जाइए बस, बाकी तो सब लोग जानते हैं, ये तो छोटे बच्चे की बात है। चलिए, यहाँ पे हमने सही कर लिया, मणिपुर था। ठीक है, स्कूल ऑन व्हील्स पहले योजना किसने शुरू की है? मणिपुर ने की है। बार बार आप देख लीजिएगा, फिर से देखना चाहें तो फिर से देख लीजिएगा। स्कूल ऑन व्हील, अच्छा, स्कूल ऑन व्हील्स पहले योजना किसने? तो मणिपुर ने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है दोस्तों, आगे देख लीजिए। ये देखिए प्रश्न, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? अब ये देखिए, केंद्र शासित प्रदेश से ही आ गया, केंद्र शासित प्रदेश से ही प्रश्न आ गया। क्या किया गया है? पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है दोस्तों। किसको किया गया है? तो आपके लद्दाख को। अच्छा, इसमें प्रश्न ही ऐसे दिए गए, बस 2 ही तो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, बाकी कौन दिया गया? बाकी तो ये केंद्र शासित है ही नहीं, 50-50 हो गया था। चलिए आगे चलें। ये देखिए, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण, ये देखिए भूमिगत कोयला गैसीकरण, तब जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना गैसीकरण के लिए, भूमिगत गैसीकरण के लिए है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो कहाँ शुरू की गई है? झारखंड। कहाँ शुरू की गई है? झारखंड। ठीक है, झारखंड में शुरू की गई है दोस्तों। चलिए आगे चलें। अब ये देखिए, झारखंड में कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में कहाँ शुरू की गई है? देखिए, झारखंड में शुरू की गई है ना कोयला। अब झारखंड में कहाँ शुरू की गई है वो देखिए, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वो आपका यहाँ आ गया है, जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में, जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। ठीक है, झारखंड में जो पायलट परियोजना शुरू की गई है, पहली पायलट परियोजना गैस पर, तो वो कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड में। तो झारखंड में कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो झारखंड में कहाँ? जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलें, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है। चलिए, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन
परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? ISO की बैठक कहाँ की गई है? कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहाँ की गई है दोस्तों? 64वीं बैठक। कौन सी बैठक है दोस्तों? 64वीं बैठक है, ये याद रखिएगा। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच यह बैठक हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? तो अगर देखिए अंतरराष्ट्रीय बैठक की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बैठक की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ फोकस कीजिएगा? नई दिल्ली में। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ जाना चाहिए? नई दिल्ली। जितनी भी बैठकें होती हैं, अंतरराष्ट्रीय बैठक यदि वो है तो नई दिल्ली के अलावा ज्यादा कहीं होती नहीं है। आप आंख बंद करके मार के चले आइएगा, बहुत कम ही ऐसा होता है कहीं और होती है बैठक। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 23 जून। अगला प्रश्न क्या है? 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया दोस्तों? 23 जून 2024 में। तो भारत का पहला जिला, पहला ऐसा शहर है, भारत का पहला शहर है, पहला राज्य है ऐसा जिसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, साहित्य शहर के रूप में, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये है आपका, कौन है? कोझिकोड केरल। कोझिकोड केरल। कौन है दोस्तों? कोझिकोड केरल। मालाबार महोत्सव कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? मालाबार महोत्सव की बात की जाए तो वह कहाँ किया जा रहा है? यह भी आपका क्या है? मालाबार महोत्सव। मालाबार जो महोत्सव इस समय आपके करंट अफेयर में गूंज रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर, तो मालाबार तट का जो महोत्सव है वह कहाँ है दोस्तों? वह भी कोझिकोड केरल में ही मनाया जा रहा है। कोझिकोड केरल में ही मनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों के दोनों आप यहाँ पे क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। दोनों के दोनों आपके क्या है? नए करंट अफेयर हैं, ताजा ताजा करंट अफेयर हैं दोस्तों, ताजा ताजा गर्मा गर्म निकल के आ रहे हैं। साहित्य शहर कोझिकोड केरल, ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले हैं, नामित हुए हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, 18वां प्रश्न क्या है दोस्तों? वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, कौन सा? तो बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। कब शुरुआत की है दोस्तों? जून में। तो किस राज्य ने शुरुआत की है? किस राज्य ने शुरुआत की है? किस राज्य ने शुरुआत की है दोस्तों? अब बहन बेटी की बात आ गई दोस्तों, तो बहन बेटी पे एक बात और देख लिया जाए, विनेश फोगाट की बात की जाए। किसकी बात कर लिया जाए? विनेश फोगाट। दुनिया की पहली ऐसी पहलवान है दोस्तों जो भारत से आई हैं, जो सबसे नंबर 1 पर पहुंच गई हैं कुश्ती में, पहलवानी में सबसे नंबर 1 पर जाकर खड़ी हो चुकी हैं। और यही देखिए विनेश फोगाट के साथ ही क्या हो रहा था? अपने भारत की बात करिए दोस्तों, अपने भारत की बात करिए। कितनी दयनीय स्थिति है कि ऐसी महान हस्तियों को, ऐसी महान बेटियों को, देश की ऐसी बेटियों को पैरों तले रौंदा जा रहा था, लाठी चार्ज किया जा रहा था दोस्तों। सोचिए, क्या ही कहा जाए। अब देखिए, वो पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं, वो पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं दोस्तों। और ऐसे नाम रोशन कर रही हैं दोस्तों, देखिए जीतने का मजा तो तभी आता है दोस्तों जब सारे लोग आपके हारने का इंतजार करें। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी लोग की निगाहें आपके हारने पर हों, सभी लोग आपके हारने का इंतजार करें। तब अगर आप जीत जाइए ना तो खुशी तो अलग ही होती है। समझिए आपने दुनिया जीत ली। वही काम यहाँ पर विनेश फोगाट ने किया है। किसने? विनेश फोगाट। सैल्यूट है दोस्तों इस देश की बेटी को, फोगाट। सैल्यूट है इस देश की बेटी को, विनेश फोगाट। किससे संबंधित है? पहलवानी से दोस्तों, महिला पहलवानी से संबंधित है, महिला पहलवानी से। बहुत लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन आज यह
दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से पे जाकर बैठी हैं, शीर्ष पर, जिसे कहते हैं शीर्ष पर हैं हम, आसमान में कदम रख चुकी हैं। ठीक है, अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी, फर्श से अर्श पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, विनेश फोगाट, सैल्यूट है। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो देश की बेटी की, बहन बेटी की बात आई, इसीलिए हमने बता दिया विनेश फोगाट, बहुत परेशानियों से जूझते हुए। अब अगर आपको लगे कि आप परेशान हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, विनेश फोगाट को देख लीजिए, विनेश फोगाट को देख लीजिए दोस्तों। आपका जो दर्द है, आपकी जो कठिनाइयां, वो कम लगने लगेंगी आपको। धरना दे रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा था, लातों से, घूसों से पीटा गया उनको खींच कर, घसीट कर ले जाया गया है, लेकिन आज वही पहलवानी में विश्व में नंबर 1 पर जाकर खड़ी हैं। चलिए, तो बहन बेटियों की बात आई तो मैंने बता दिया कि देश की बेटी है वो भी। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। कहां शुरू की गई दोस्तों? झारखंड में। कहां? झारखंड में। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं दोस्तों। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी की शुरुआत की गई है। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पहल में देखिए, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। सभी जिलों में शुरुआत की जा रही है दोस्तों। तो कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सभी जिलों में ऐसी बात हो रही है दोस्तों? तो वह है एमपी। कौन है दोस्तों? तो एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से शुरू की जा रही है ये। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ दोस्तों? तो आप बताइए। ये 18वीं जो लोकसभा है, यानी कि जो तीसरी बारी हमारे आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो उन्होंने ख्याति हासिल की है, लक्ष्य प्राप्त किया है तीसरी बार, वह कब किया है दोस्तों? उसका पहला सत्र कब शुरू हुआ दोस्तों? अच्छा ये बताइए, जो अब की बारी चुनाव हुआ है उसकी गिनती कब हुई वोटों की? वोटों की गिनती 4 जून को हुई है। गिनती कब हुई है? तो 4 जून को हुई है। शपथ कब लिए हैं? तो 8 जून को लिए हैं। 8 जून को क्या किया है उन्होंने? शपथ लिया है। और 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा की पहली बैठक हुई है। कब हुई है? सत्र की पहली बैठक कब हुई है दोस्तों? तो 24 जून 2024 को हुई है। 5 जून 2024 क्या है दोस्तों? तो 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम परियोजना शुरू करते हुए पीपल का एक पेड़ लगाया और सबसे अनुरोध किया कि सभी लोग एक एक पौधा, कम से कम मां के नाम एक एक पौधा लगाएं। ठीक है, सबसे अनुरोध क्या किया कि एक एक पौधा लगाए दोस्तों। इस थीम से अच्छा, इस पर्यावरण की थीम से अच्छी अब की बारी क्या है? यह परियोजना है। ठीक है, क्या है? तो एक पेड़ मां के नाम, यह स्लोगन है दोस्तों, यह स्लोगन है, सबसे अच्छा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेड़ लगाने की बात की गई है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने की बात की गई है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने की बात की गई है। तो कितने पेड़ की बात? 80,000 की 8,000? आपसे मैंने पूछा था, अब बताइए 80,000 है कि 8,000 है? 2025 में क्या टारगेट रखा गया है? मैंने दोनों आपको बताया था, कल ही अभी दोनों बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कितने पौधों को लगाने की बात की गई है? चलें आगे चलें। चलिए आगे क्या है दोस्तों? आगे कौन सा प्रश्न है? तो आगे ये देखिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, इतना बड़ा तो इनका नाम ही रहता है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों। तो कौन बन गया है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों।
दोस्तों मेहनत करने से कभी पीछे मत हटिएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है दोस्तों। और आप अगर अपने माँ बाप के चेहरे खिले हुए देखना चाहते हैं, अपना चेहरा खिला हुआ देखना चाहते हैं, अपने आप को सफल होना देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। करंट के क्वेश्चन तो कहीं जाएंगे ही नहीं, साइंस के क्वेश्चन कहीं जाएंगे ही नहीं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। जीके जीएस के क्वेश्चन जो हैं वो कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों। हिंदी के लिए हमारे राहुल सर प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। वो जो हिंदी के प्रश्न लाते हैं ना दोस्तों, एकदम चुनिंदा प्रश्न हैं, सारे चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए हम लोग लेके आते हैं। अगर आप यहाँ से जुड़े हैं दोस्तों तो सफलता आपकी जरूर होगी। चलिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3, ठीक है दोस्तों, यहां पर शुरू किया गया यह फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। चलिए आगे चलें। अब देखिए दोस्तों, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ आपका वाराणसी में है बाबतपुर हवाई अड्डा, वाराणसी में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। मनोहर अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? मोपा गोवा में है, मोपा गोवा में है। तो ये हवाई अड्डों के बारे में भी जानते रहिए दोस्तों, अगर पूछ लिया तो आपको बता सकते हैं आप यह हवाई अड्डे कहाँ है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ है। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया है? मौसम विभाग की बात की है दोस्तों। तो मौसम विभाग से एक कहानी बताएं, वाक्या बताएं आपको, आज की ही है। जब हम आप यहाँ संस्था पे आ रहे थे तो एक तरफ से धूप हो रही थी, दूसरी तरफ से बारिश हो रही थी। मतलब शरीर पे धूप भी पड़ रही है, शरीर पे बारिश भी पड़ रही है। मतलब एक तरफ से भिगा रहे हैं, दूसरी तरफ से सुखा रहे हैं। ऐसी घटनाएं तो प्रकृति द्वारा ही देखी जा सकती हैं दोस्तों। वैसे लेकिन मजा आ रहा था, और हम भीगते भीगते आ रहे थे, रुक भी नहीं रहे थे, मजा आ रहा था भीगने में। एक तरफ से धूप, दूसरी तरफ से बारिश, क्या आनंद आ रहा था। चलिए आगे चलें। ये मौसम की बात आ गई तो मौसम की घटनाएं भी आ गई, मौसम की कहानियां भी आ गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसने किया है दोस्तों? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के अद्यतन रहने के लिए, मतलब कि कोई जानकारी अछूती ना रहे, तुरंत इनको प्राप्त होती रहे, अपडेटेड होते रहे। क्या होते रहे? अपडेट होते रहे, अपडेटेड रहे। अपडेटेड रहने के लिए इन्होंने हाल ही में दामिनी और मेघदूत नाम का 2 ऐप लॉन्च किया है। कौन कौन से नाम से? दामिनी और मेघदूत नाम से 2 ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ई स्वर्ण क्या है दोस्तों? तो ई स्वर्ण ये एक कारपोरेशनल एटीएम कार्ड है, कारपोरेशनल ऐप है दोस्तों। एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं, ऐप भी कह सकते हैं इसको। तो ये कारपोरेशनल है, ठीक है। चलिए ये हो गया। सूर्य किरण छोड़ दीजिए, सूर्य किरण नेपाल का युद्धाभ्यास है, उसे आगे बढ़ाते हैं। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को, अब देखिए ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपने सहयोग के लिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सहयोग केंद्र के रूप में भारतीय संस्थान है उसको नामित किया है। उसको उसने क्या किया है? नामित किया है कि हमारी सहायता के लिए आप तत्पर रहिएगा, हमारे सहायता के लिए आप हमेशा हमारा साथ दीजिएगा। तो कौन सा ऐसा है दोस्तों? तो भारत का, अब सोचिए यह गर्व की बात है कि WHO हमारे भारत से संस्थान को अपने सहयोग के लिए मांग रहा है, नामित कर रहा है। तो कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये देखिए किसको कर रहा है, किसको बुला रहा है? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को कर रहा है। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो आगे देख लीजिए दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये भी देख लीजिए, भारतीय
राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो आपके सामने है, मुक्तेश्वर में है। कहाँ है दोस्तों? गढ़ मुक्तेश्वर जिसे कहते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर में है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्तों? अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। और उसके बाद भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपके लिए चिकित्सा संस्थान है। और कहाँ वाला हुआ है? तो आपके हैदराबाद वाला हुआ है, विरासत चिकित्सा संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, इसको नामित किया है इसने WHO ने अपने सहयोग के लिए। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अब देखिए, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कब कहाँ किया गया दोस्तों? 10वां संस्करण था ये, 10वीं बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय कब किया, कहाँ किया गया? तो आपके श्रीनगर में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो श्रीनगर में किया गया। ठीक है, चलिए आगे चले दोस्तों। इंदौर, इंदौर के साथ सूरत, इंदौर के साथ सूरत सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर में आते हैं, सबसे स्वच्छ शहर है। कौन है? सबसे पहले इंदौर था, कई बार रह चुका, लेकिन अब की बारी उनसे ये पोजीशन साझा करने वाला, प्रथम स्थान साझा करने वाला आपके सामने कौन आ गया है दोस्तों? तो सूरत भी आ गया है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए आगे चलें। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल, एक होती है भेल, एक होती है गेल। एक क्या है दोस्तों? एक होती है भेल, एक होती है गेल। एक भेल है, एक गेल है। क्या है? गेल। ठीक है, गेल। कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना, कौन सी परियोजना दोस्तों? ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। ईथेन क्रैकर गैस क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। किसने की है? गेल ने की है। कितनी आपूर्ति है दोस्तों? कितना निवेश करने का? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। ठीक है, तो अब यह कहाँ किया गया है दोस्तों? सीहोर मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। बस दोस्तों, और वीडियो को अगर आप अंत तक बने हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने हैं तो आपका फायदा जरूर होना है दोस्तों, नुकसान कहीं नहीं होना है आपका।